हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल कोर्स। चल रहा है हमारा एनालिटिकल ज्योमेट्री का। इसमें टॉपिक चल रहा है हम लोग का स्फीयर में आगे एडवांस वर्जन में बढ़ने से पहले लास्ट लेक्चर में कंफ्यूजन था कि ये इसका सेंटर यू वी डब्ल्यू होता है, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू होता है। तो इसमें टाइप करने वाले ने एरर कर दिया था, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा कि माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू होता है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया था, तो चलो इसको मैं फिर से कर देता हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन परेशानी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप कंपेयर 2 से आप डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 2z, और ये तो आपका प्लस था, प्लस 3/2। तो यहाँ से कंपेयर करो तो 2u इज इक्वल टू -1 है, तो u क्या आ गया? -हाफ। u निकल चुका है -हाफ। फिर 2v इज इक्वल टू 2v इज इक्वल टू 2, सो v इज इक्वल टू 1, और 2w इज इक्वल टू 1, सो w इज इक्वल टू 1/2। ये u v w का वैल्यू आया है, लेकिन सेंटर होता है क्या? माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, ये सेंटर होता है। तो सेंटर आपका क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ माइनस हाफ मतलब हाफ, फिर -1 और -हाफ। तो ये सही है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास स्फीयर का एडवांस वर्जन, जिसमें हम लोग टचिंग स्फीयर्स सीखेंगे। मतलब एक स्फीयर दूसरे स्फीयर को टच कर रहा होगा। बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे। और इक्वेशन ऑफ द स्फीयर इन 4 पॉइंट फॉर्म, 4 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ स्फीयर कैसे लिखते हैं वो भी सीखेंगे आज के लेक्चर में, और टचिंग स्फीयर के प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे। पहले टचिंग स्फीयर्स का कॉन्सेप्ट समझिए। 2 स्फीयर्स टचिंग एक्सटर्नली इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडाई। बस ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई होना चाहिए। कि ये कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि मान लीजिए एक स्फीयर है जिसका रेडियस है r1, एक और स्फीयर है जिसका रेडियस है सपोज r2। ठीक, और सो 2 पॉइंट वेयर 2 स्फीयर टच, मतलब देखो द पॉइंट वेयर द 2 स्फीयर टच, तो ये वाला पॉइंट पे स्फीयर टच करेगा तो उसको हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलेंगे। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस पॉइंट पे स्फीयर टच कर रहा है। So 2 spheres touching externally if the distance between the center is equal to the sum of their radii। C1 C2 प्रोडक्ट मत समझ लेना। C1 मतलब ये सेंटर है, C2 ये सेंटर है। तो इसका डिस्टेंस अगर R1 प्लस R2 के बराबर अगर हो गया तभी आप उसको बोल सकते हो कि so these 2 spheres are touching externally, मतलब बाहर से टच कर रहा है। एक फुटबॉल दूसरे फुटबॉल को टच कर रहा है। So 2 spheres touching externally if the distance between the centers is equal to the sum of their radii। So C1 C2 जो डिस्टेंस है ना वो क्या होना चाहिए? R1 प्लस R2 होना चाहिए। बस अब देखिए, the point of contact divides internally the line joining the point of contact divides internally the line joining their centers in the ratio of their radii। मतलब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, जैसे ये है, इसी चीज को उठाया, मतलब C1 सेंटर C2 सेंटर, C1 सेंटर C2 सेंटर, R1 इज द रेडियस, R2 ये वाला रेडियस, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को P बोल रहे हैं। अब आप स्फीयर को भूल जाइए, ये लाइन को कंसिडर करिए। तो ये एक लाइन है जहां पे ये एक स्फीयर हुआ था और एक कोई छोटा सा स्फीयर हुआ करता है, या बड़ा सा भी हो सकता है, डजेंट मैटर। ठीक है, तो यहां पे आप बोल सकते हो कि C1 एक सेंटर है, उसका सपोज कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1। C2 एक और सेंटर है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। P एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और याद करो, जब बेसिक्स ऑफ 3D में आपको बताए थे कि कोई पॉइंट एक 3 डायमेंशनल लाइन को इंटरनली कैसे डिवाइड करता है, तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है ना, किस रेशियो में? R1:R2। समझ में आ रहा है कि इस तरह से बेसिक्स रिलेट हो रहे हैं तुम्हारे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट से? समझ में आया कि नहीं? तो बस वही है, कंसिडर करो 2 पॉइंट है C1 और C2। C1 का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1,
C2 का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2 और दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट है जो इस लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो r1:r2। अगर ऐसी बात है तो आप क्या बोल सकते हो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। सो p का कोऑर्डिनेट्स आप क्या निकालोगे, p का कोऑर्डिनेट्स आप बोल सकते हो r2 × x1 प्लस r1 × x2 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2, r2 × y1 प्लस r1 × y2 बाय r1 प्लस i2, r2 × z1 प्लस r1 × z2 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2। बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक्स ऑफ 3D में बताया गया है, जाके देखो कि अगर एक पॉइंट इंटरनली डिवाइड करती है किसी भी लाइन को इन द रेशियो r1:r2, सो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूला से निकालते हैं। समझ में आया? बस वही है। तो टचिंग स्फीयर्स क्या था, कुछ भी नहीं, हलवा था। अब देखिए दूसरा पॉइंट, टू स्फीयर्स टच इंटरनली इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडाई। जैसे यहां पे था कि दो स्फीयर बाहर से टच कर रहे थे, एक ऐसा स्फीयर एक ऐसा स्फीयर बाहर से टच कर रहे थे। अब ऐसा केस हुआ है कि जो आपका स्फीयर्स है ना वो इंटरनली है, मतलब एक स्फीयर के अंदर है स्फीयर लेकिन टच किया हुआ है, तो ये भी तो टच ही है ना। तो ये है, ये भी टचिंग स्फीयर है बट द स्फीयर्स आर टचिंग एक्सटर्नली। ये भी टचिंग स्फीयर्स है बट हियर द स्फीयर्स आर टचिंग इंटरनली। अंतर ये है। तो इसका जो कंडीशन था कि C1 C2 ये जो डिस्टेंस है वो रेडाई का सम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है कि C1 C2 मतलब C1 एक सेंटर, सपोज मान लो C1 ये सेंटर है, C2 ये सेंटर है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, इसका डिस्टेंस ये दोनों रेडाई का डिफरेंस होना चाहिए। सो मॉड ऑफ r1 - r2, मॉड इसलिए लिखा है ताकि आपको निगेटिव वैल्यू नहीं ली, आपको डिस्टेंस से मतलब है। समझ में आया? तो C1 C2 इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर रेडाई। फिर से पढ़ो, टू स्फीयर्स टच इंटरनली, दो स्फीयर्स अंदर में इंटरनली टच तब करेंगे इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द रेडाई। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, अगर सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर रेडाई का डिफरेंस अगर हो जाता है तो क्या बोल दो है उसको, कि वो उसको इंटरनली टच कर रहा है। बस सिंपल है कि एक स्फीयर है जिसका सेंटर है C2 और रेडियस है R2, एक स्फीयर है जिसका सेंटर है C1 और रेडियस है सपोज R1। ठीक, तो दोनों का डिफरेंस ले लो। अगर वो C1 C2 का जो डिस्टेंस है दोनों रेडाई के डिफरेंस के बराबर आ जाए तब आप बोल सकते हो कि हाँ वो इंटरनली टच कर रहा है। द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ द रेडाई। अब ये जो लाइन है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इस लाइन को देखो गौर से, इस लाइन को देखो। एक सेंटर था आपका C1, दूसरा सेंटर था आपका C2 और एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लेट्स से P, और इस यहां से यहां तक का डिस्टेंस है सपोज R2 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है सपोज R1। तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाला पॉइंट इस लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है बुआ या एक्सटर्नली? इस लाइन के अंदर में तो नहीं है ना, इंटरनल तो नहीं है, इसलिए ये वाला पॉइंट जो है इसके अंदर में नहीं है, इसलिए हम तो बोल ही नहीं सकते कि ये वाला पॉइंट इस लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है? सो दिस पॉइंट इज डिवाइडिंग दिस लाइन एक्सटर्नली, बाहर से डिवाइड कर रहा है। और जब बाहर से डिवाइड करता है तो आपको तो फॉर्मूला पता है, कहां से पता है? बेसिक्स ऑफ 3D वाले लेक्चर से आपको सिखाया है, जाके देखो। तो ये पॉइंट हो गया, सॉरी एक लाइन हो गया जिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P है, ये C2 सेंटर और ये रहा आपका C1 सेंटर। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, प्रोवाइडेड कि यहां से यहां तक का दूरी है r2 और यहां से यहां तक का दूरी है r1। तो पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या हो जाएगा? r2 × x1 माइनस r1 × x2 डिवाइडेड बाय r2 माइनस r1, r2 × y1 माइनस r1 × y2 डिवाइडेड बाय r2 माइनस r1, r2 × z1 माइनस r1 × z2 डिवाइडेड बाय r2 माइनस r1। समझ में आया? तो अभी तक एक समराइज करते हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग? टचिंग स्फीयर्स पढ़े। टचिंग स्फीयर्स में हम लोगों ने देखा कि दो स्फीयर्स एक्सटर्नली भी टच करते हैं, इंटरनली भी टच करते हैं। अगर आपका एक्सटर्नली टच करता है तो C1 C2 का जो डिस्टेंस होता है वो सम ऑफ रेडाई होता है। और पॉइंट कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं? इस तरह से। जब आपका C1 C2 का जो डिस्टेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन द रेडाई होता है, तब उसका जो कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं कुछ इस तरह से निकालते हैं। बस सिंपल है। अब कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, ध्यान से पढ़ना, इसको अभी मत ध्यान देना, पहले क्वेश्चन पे ध्यान दो।
शो दैट द स्फीयर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 18x माइनस 24y माइनस 40z प्लस 225 इज इक्वल टू 0 टच एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर कॉमन पॉइंट। अब क्योंकि आपको टचिंग स्फीयर सिखाई दिया है तब ये क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगी। जब आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था तब ये समझ करके लगता था क्या है ये सब, और ऐसे ही हुआ। बहुत लोगों को मैंने देखा एनालिटिकल ज्योमेट्री तो बहुत टफ है, कैसे होगा, कुछ नहीं होता, कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा, ये वो इधर इधर तो सब बन जाएगा। शो दैट द स्फीयर्स, आपके पास दो स्फीयर्स हैं। अब कोई भी स्फीयर का इक्वेशन दे दे, अरे कोई मर्जी इक्वेशन दे दे, उसका सेंटर रेडियस आराम से निकाल सकते हो। तो इसका सेंटर रेडियस निकल जाएगा, सेंटर रेडियस निकल जाएगा। तो क्या है, सेंटर भी पता है, रेडियस भी पता है, सेंटर भी पता है, रेडियस भी पता है, क्या करना है, देखो द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर्स आर, पहला स्फीयर है S1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 25। दूसरा स्फीयर S2 है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 18x माइनस 24y माइनस 40z प्लस 225 इज इक्वल टू 0। लेट C1 एंड C2 बी द सेंटर। मान लेते हैं कि C1 इसका सेंटर है, इस स्फीयर का सेंटर, और C2 इस वाले स्फीयर का सेंटर है। R1 पहले वाले स्फीयर का रेडियस है और R2 सेकेंड वाले स्फीयर का रेडियस है। बी द रेडाई ऑफ द टू स्फीयर्स रेस्पेक्टिवली। फॉर द स्फीयर S1 सेंटर निकालो, तो इससे देख के लग रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो सेंटर क्या हो, ओरिजिन 0,0,0, रेडियस 5, ठीक है ना, रेडियस 5, सॉरी R1 है यहाँ पे, क्योंकि ये पहला स्फीयर है तो इसलिए सेंटर R1 क्या है, सेंटर निकल गया 0,0,0 और रेडियस R1 क्या निकल गया 5। सेकेंड स्फीयर का सेंटर क्या है 9,12,20 और रेडियस R2 होगा यहाँ पे। जिसने ये पीपीटी बनाया था ना उसको भगा दिया गया है, डोंट वरी, पुराना है। C2 9,12,20 और रेडियस R2 जो है वो है √81 प्लस 144 प्लस 400 माइनस 225। सॉल्व करके निकालोगे तो आ जाएगा 20। वेरी गुड। अब क्योंकि आपको C1 पता है, C2 पता है, तो क्या आप दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं निकाल सकते? 3 डायमेंशनल में 2 पॉइंट दिए हुए हैं, 3 डायमेंशंस में 3 डायमेंशनल 2 पॉइंट दिए हुए हैं, दोनों का डिस्टेंस निकालने नहीं आता, निकालो ना, तो निकालो। एक पॉइंट है 0,0, दूसरा पॉइंट है 9,12,20, तो 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 12 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 20 माइनस 0 का होल स्क्वायर, कुछ भी करो आ जाएगा 25। अब R1 और R2 को चेक करना है ना, कि आप चेक करो कि पहले एक्सटर्नली टच कर रहा है, इंटरनली टच कर रहा है। तो एक्सटर्नली टच करने का कंडीशन क्या होता है, C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होना चाहिए। तो R1 प्लस R2 तो दिख रहा है आपको कि आपको 5 है और 20 है, तो 20 प्लस 5 करोगे तो कितना होगा, 25 होगा। और C1 C2 आपने निकाला है 25, क्योंकि ये वाला 25 बराबर है इसके, सो C1 C2 इज इक्वल टू, सिंस C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, so thus the two spheres are touching externally, since the two spheres are touching externally। और पॉइंट्स तो निकालने आपको तो सिखाया है कि कैसे निकालते हैं। इस रेशियो R1:R2 रेशियो में अगर डिवाइड करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला निकाल लीजिए, आपको पॉइंट निकल जाएगा 9/5, 12/5 और 4। आसान हुआ कि नहीं हुआ, हो जाएगा और हो जाएगा आसान। तो टचिंग स्फीयर्स आई होप समझ में आया होगा, ठीक। इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन 4 पॉइंट फॉर्म, 4 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ स्फीयर आप कैसे लिखते हो, देखो। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू 4 गिवन पॉइंट्स नॉन कोप्लेनर। जाहिर सी बात है मेरे मुन्ने, मेरे बच्चे, 4 पॉइंट्स अगर कोप्लेनर कर दिए तो जिंदगी में कभी स्फीयर बनेगा क्या? एक ही प्लेन में 4 पॉइंट्स हैं, अरे कभी भी स्फीयर बनेगा क्या? स्फीयर बनाने के लिए आपको तो पूरा ही दायरा ही गोल बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए नॉन कोप्लेनर होना चाहिए, पहला कंडीशन, ठीक। सो लेट द 4 गिवन पॉइंट्स बी A B C D। पहला कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, दूसरा कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, तीसरा कोऑर्डिनेट x3 y3 z3, चौथा कोऑर्डिनेट x4 y4 z4। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, लेट द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड स्फीयर भी, मान लेते हैं लेट द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड स्फीयर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2uy प्लस 2wz, 2ux प्लस 2vy होगा,
2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये एक जनरल इक्वेशन मैंने लिखा। जनरल मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जनरल इक्वेशन से बन जाते हैं। सिंस द स्फीयर पासेस थ्रू ऑल द पॉइंट्स ABCD, क्योंकि ये वाला पॉइंट भी इस स्फीयर से पास कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये पॉइंट को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होगा। उसी तरह से इस पॉइंट को भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होगा। इस पॉइंट को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इस पॉइंट को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो आप लिख दीजिए x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस 2ux1 प्लस 2vy1 प्लस 2wz1 प्लस d इज इक्वल टू 0। सॉरी फॉर दैट, उस ऑफिस असिस्टेंट को भगा दिया गया है, टेंशन मत ले, मैं करेक्शन करा दे रहा हूँ। x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux2 प्लस 2vy2 प्लस 2wz2 प्लस d इज इक्वल टू 0। x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर प्लस 2ux3 प्लस 2vy3 प्लस 2wz3 प्लस d इज इक्वल टू 0। x4 स्क्वायर प्लस y4 स्क्वायर प्लस z4 स्क्वायर प्लस 2ux4 प्लस 2vy4 प्लस 2wz4 प्लस d इज इक्वल टू 0। चारों पॉइंट्स डाल करके इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में आपने इक्वेशन लिख दिया। सॉल्विंग द इक्वेशन 2, 3, 4, 5, ये सारे इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करोगे and find the values of u, v, w and d and substitute them in the equation 1 will give us the required equation। सिंपल सा लॉजिक समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं? कि आपने एक जनरल इक्वेशन मान लिया और आपको पता है कि ये सारे पॉइंट्स स्फीयर पे हैं, तो हर पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बना लिया आपने। अब इस चीज़ को आप इसमें कन्वर्ट कर दीजिए डिटर्मिनेंट, क्योंकि आपको पता है, मतलब पहला मेथड ये है कि आप इसको चार इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। इस चार इक्वेशंस को आपने सॉल्व किया, यहाँ से u v w की वैल्यू निकाली, u v w d की वैल्यू निकाली और यहाँ पे पुट कर दिया। एक्चुअली आपको वही करना है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन में है ना, तो यहाँ पे तो x y z वगैरह टर्म तो आपके इक्वेशन में रहेंगे। एक्स्ट्रा टर्म जो है आपका u है, v है, w है और d है, बस यही आपको फाइंड करना है। चार अननोन्स हैं, चार इक्वेशंस हैं, क्या आप सॉल्व नहीं कर सकते? कर ही सकते हो ना। अब ये भी बताना पड़ेगा? नहीं बताना पड़ेगा। क्यों बताएं? हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि 4 इक्वेशंस 4 अननोन्स है, तो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं जाके सीखो, जाकर जाओ 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 भागो, इसको सॉल्व करो। किस तरह से सॉल्व करते हैं? u v w और d की वैल्यूज निकालो और पुट करो। दूसरा तरीका ये है कि आपको एक डिटर्मिनेंट फॉर्म करना पड़ेगा। क्या कि जैसे ये इक्वेशन है ना, इसको आप डिटर्मिनेंट के टर्म्स में डाल दीजिए। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड 1, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, x1 y1 z1 1, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, x2 y2 z2 1, x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर, x3 y3 z3 1, x4 स्क्वायर प्लस y4 स्क्वायर प्लस z4 स्क्वायर, x4 y4 z4 1। तो ये वाला सॉल्व द अबव 5 क्रॉस 5 डिटर्मिनेंट टू गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन। बस इसको क्योंकि इसको डिटर्मिनेंट को आपको एक्सपैंड करना है, तो आपको एक रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। और क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपको दिए हुए रहेंगे, देखो ये सारे पॉइंट्स है ना, ये सब चीज़ आपको दिया हुआ रहेगा। चलो इस पे बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम करते हैं और क्लियर होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विच पासेस थ्रू द 4 पॉइंट्स 0, -1, 2, फिर -2, 1, 2, फिर 2, 2, -1, 0, 2, 3 एंड हेंस फाइंड द रेडियस एंड द सेंटर। दो मेथड से बनाते हैं। पहला मेथड आपने सीखा कि मान लेते हैं कोई जनरल इक्वेशन है आपके पास, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। अब ये जो जनरल इक्वेशन है, इस जनरल इक्वेशन में आप हर पॉइंट को डाल दीजिए। सो इक्वेशन 1 पासेस थ्रू 0, -1, -2, तो पुट कर दो। x के जगह पे पॉइंट पुट करो ना। अरे पॉइंट क्या है? 0, -1, -2 है, ये -2 है। सो 0, -1, -2। सो x के जगह पे 0 डालो, y के जगह पे 0 डालो, z के जगह पे 0 डालो। इसमें इस वाले इक्वेशन में x के जगह पे 0, y के जगह पे -1, z के जगह पे -2। x के जगह पे 0, y के जगह पे -1, z के जगह पे -2। तो इक्वेशन किसके टर्म्स में आ जाएगा? u, v, w और d के टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं। आई गेस फिर से इस गधे ने कुछ एक एरर कर दिया है,
मैं इसको सॉल्व करता हूँ, वेट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इसमें डालो x तो ये गायब हो जाएगा, y के जगह पे -1, सो -1 का स्क्वायर, z के जगह पे -2 का स्क्वायर, फिर 2ux है, सो प्लस 2u, x के जगह पे 0 और 2vy है, प्लस 2v, y के जगह पे y के जगह पे -1 और 2wz है, सो प्लस 2w, z के जगह पे -2 और d प्लस d इज इक्वल टू 0। मैं एक कर दे रहा हूँ, बाकी आप सिंप्लीफाई करके कर लीजिएगा। तो आपके पास आया है 1 प्लस -2 का स्क्वायर बोले तो 4, फिर 0 और ये हो जाएगा -2v, फिर -4w और प्लस d इज इक्वल टू 0। कितना आ गया? 5 -2v -4w प्लस d इज इक्वल टू 0। हाँ सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही सही, गधे ने सही बनाया। 5 -2v -4w प्लस d इज इक्वल टू 0 आप लिख सकते हो कुछ इस तरह से, 5 -2v -4w प्लस d इज इक्वल टू 0। परफेक्ट हो गया, 5 -2v -4w प्लस d इज इक्वल टू 0। उसी तरह से हर पॉइंट आप डालिए तो कुछ और इक्वेशंस मिलेगा, लेट्स से ये वाला और ये वाला, ठीक। फिर सॉल्व करना है, इस चारों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। आप जैसे भी मर्जी सॉल्व करो, प्लस करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके, जैसे भी करना है। और जब आप सॉल्व करोगे तो u और v की वैल्यू, हम ये सॉल्यूशन किस तरह से सॉल्व करें वो हम नहीं दिखा रहे हैं, वो आपका टास्क है। आप सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या जैसे भी लगाना हो। u का वैल्यू आ रहा है -3/5, w का वैल्यू आ रहा है -4/5, v का वैल्यू आ रहा है 0 और d का वैल्यू आ रहा है -41/5। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गया, आप पुट कर दीजिए, u, v, w और d पुट कर दो, आपको इक्वेशन मिल जाएगा ये। फिर यहाँ से आप बोल सकते हो कि सेंटर मिल जाएगा ये और रेडियस मिल जाएगा ये, ठीक है। कुछ करना नहीं है, आपको सिखा दिया क्या करना है, तो चिल्लाना मत, क्या कर रहे हैं नहीं करेंगे वगैरह 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 वगैरह। स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको मान लेना है, ठीक है। 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। चारों पॉइंट इस इक्वेशन से सेटिस्फाई करेंगे तो 4 इक्वेशंस बनेंगे, 4 अननोन्स हैं, 4 इक्वेशंस हैं, सब की वैल्यूज निकालो और सब्सटीट्यूट कर दो। और रेडियस का फॉर्मूला पता है, सेंटर का वैल्यू फॉर्मूला पता है, तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, -u -v -w। यहाँ पे u का वैल्यू आया है -3/5, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस मतलब 3/5। v का वैल्यू क्या है 0, तो 0 हो जाएगा। w क्या है माइनस ऑफ इतना, सो 4/5, सिंपल। और रेडियस आप जानते हो किस तरह से आप निकालते हो, ठीक। A sphere of radius k passes through the origin and meets the axis at ABC. Prove that the centroid of the triangle ABC lies on the sphere. ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन क्या है। A sphere of radius k, आपके पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस है k। थोड़ा फिगर बना लो रफ में, क्लैरिटी होगा। A sphere of radius k passes through the origin, मतलब ये origin से पास कर रहा है, सेंटर नहीं बोला, ये origin से पास कर रहा है। सो लेट्स से, ठीक है, चलो origin से पास कर ही रहा होगा, क्या दिक्कत है। तो ये रहा आपका origin, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, और इसका सेंटर कुछ भी हो सकता है। सो a sphere of radius k passes through the origin and meets the axis at ABC। अच्छा, origin से पास करते हुए ये एक्सिस को मीट कर रहा है x y z एक्सेस पे, मतलब x इंटरसेप्ट आपको बोल दिया, इंटरसेप्ट दिया है। तो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा आपका। मान लो कोई स्फीयर है, लेट्स से ये आपका कोई स्फीयर है जो आपको x एक्सिस पे, y एक्सिस पे और z एक्सिस पे कहीं कट कर रहा होगा, और ये ऑरिजिन से सपोज पास कर रहा होगा। इसका सेंटर सपोज कहीं पे, ये मान लेते हैं कोई सेंटर होगा स्फीयर का, ये ऑरिजिन से पास कर रहा है, इसका इंटरसेप्ट ये x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। क्लियर है ना, डायग्राम क्लियर है। x एक्सिस का इंटरसेप्ट जो है वो होता है a, 0,0, y एक्सिस का इंटरसेप्ट होता है 0, b, 0 और z एक्सिस का इंटरसेप्ट होता है 0,0, c। बस वही चीज़ बोला है, ठीक है।
सो इट पासेस थ्रू A00, 0B0 एंड 00C। वेरी गुड। और क्योंकि ये ओरिजिन से पास कर रहा है, तो जब कभी भी कोई ओरिजिन से पास करता हो तो बाय डिफॉल्ट आपको याद रखना है D = 0। कैसे होता है आप जानते हो, स्टैंडर्ड इक्वेशन में x y z 0 पुट कर दो, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो बचा D0, तो D तो 0 होना ही है, तो आपको तो D0 मिल ही गया। अब क्योंकि ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसको डाल दो तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा ये, इसको भी डाल दो तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा ये, इसको भी डाल दो तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा ये। इस इक्वेशन से u निकालो, इस इक्वेशन से v निकालो, इस इक्वेशन से w निकालो, इस इक्वेशन से w निकालो। बस आपके पास u है, v है, w है, पुट कर दीजिए तो स्टैंडर्ड इक्वेशन बन ही गया। सेंटर और रेडियस तो आपको अगर निकालना है तो आप निकाल ही सकते हो, दिक्कत क्या है इसमें। तो रेडियस भी निकल गया, सब कुछ निकल गया। सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, क्योंकि अब ये जो पॉइंट था आपका, मतलब इस तरह से जैसे x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, z इंटरसेप्ट, जैसे आपने बोला कि ये कुछ इस तरह से मान लो कट करेगा, तो इसका जो सेंट्रोइड होगा, तो आप अच्छी तरह से पता है वो सेंट्रोइड कहाँ होता है, आपका पॉइंट्स पता है ना। अरे बउआ, अगर सेंटर आप जानते हो कि इसका सपोज मान लो ये सॉरी x ये था, y ये था और ये z था, तो x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट अगर आपके पास है, तो इस फिगर में देखो जैसे x एक्सिस है ना, फिगर अच्छे से बनाना है तो मेरे को, जैसे मान लो ये आपका स्फीयर आपको बोला और ये कुछ ओरिजिन से पास कर रहा होगा, सो लेट्स से कुछ ओरिजिन होगा, ठीक है, कुछ x एक्सिस y एक्सिस पे कट कर रहा है, z एक्सिस पे कट कर रहा है, मान लेते हैं कुछ ऐसा रफ फिगर बनाया। तो ये रहा आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ये रहा आपका z एक्सिस, ठीक है। ये जो x एक्सिस पे आपका x इंटरसेप्ट है, तो उसी को बोला ना ABC, तो इसको A बोल रहा है, y पे जो कट कर रहा है उसको B बोल रहा है, z पे जो कट कर रहा है उसको C बोल रहा है। तो 3 पॉइंट है आपके पास, तो ट्राइंगल बनेगा ना वो ABC। इसका कोऑर्डिनेट आप जानते हो, इसका भी कोऑर्डिनेट जानते हो, इसका कोऑर्डिनेट जानते हो, तो वो इसका सेंट्रोइड निकालना दिक्कत है, निकाल ही सकते हो ना, तो बस निकालो। a + 0 + 0 डिवाइडेड बाई 3, y1 b/3 z1 c/3। सो a = 3x1 इस रिलेशन से, b = 3y1, c = 3z1। सो द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ द सेंट्रोइड इज दिस, क्योंकि ये वाला रिलेशन आपको मिला है ना, तो a को x1 के टर्म्स में, b को y1 के टर्म्स में, c को z1 के टर्म्स में जैसे आपने लिख दिया, तो एक पॉइंट के रेफरेंस में आपने लिखा है। और इसको अगर आप जनरलाइज करना चाहते हो तो x1 को भगा करके x कर दीजिए, y1 को भगा के y कर दीजिए और z1 को भगा करके z कर दीजिए। कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट किया गया था, तो आई गेस कि आपको दिक्कत, इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। बस इतना ही था। तो आई होप आज के लेक्चर में काफ़ी धुआंधार तरीके से चीज़ों को आपने समझा, सीखा और नए नए तरह के क्वेश्चंस को बनाना सीखा। चलो समराइज कर देते हैं जाते जाते, ताकि आपको पता रहे कि क्या किए हम लोग। आज के लेक्चर में हम लोग टचिंग स्फीयर्स देखे और इक्वेशन ऑफ द स्फीयर इन 4 पॉइंट फॉर्म देखे। टचिंग स्फीयर्स जैसे आपको पता है कि 2 तरह का होता है, एक होता है एक्सटर्नली, इंटरनली। एक्सटर्नली का ये कंडीशन है कि 2 स्फीयर के बीच का डिस्टेंस, सेंटर के बीच का डिस्टेंस r1 + r2 अगर हो जाए तो उसे आप बोल सकते हो एक्सटर्नली, और अगर इस तरह से हो तो उसको आप बोलते हो इंटरनली। टचिंग स्फीयर्स कुछ इस तरह से C1 C2, तो आप बोल सकते हो mod of r1 - r2। अगर ये कंडीशन हो गया तो इंटरनली बोलेंगे। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल सकते हो दोनों ही केसेस में। फिर प्रॉब्लम किया हम लोगों ने, फिर हम लोग स्विच किए 4 पॉइंट फॉर्म वाले इक्वेशन में और 2 मेथड सीखा कि किस तरह से इक्वेशन बनाते हैं। तो या तो ये सॉल्व करके डायरेक्ट पुट करो या फिर ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो। और इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, इसका भी रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व किया, UVW निकाला, सेंटर, स्फीयर, रेडियस निकाला। और एक अलग तरह का प्रॉब्लम था, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, तो किस तरह से है उसका आप मेथोडोलॉजी को आप अच्छे से नोट करिए और रिलेटेड क्वेश्चंस को करते जाइए। आई होप
समझ में आ गया होगा। स्फीयर का ये दूसरा लेक्चर था। इसी तरह से और 7 लेक्चर्स और बनेंगे, टोटल 9 लेक्चर्स आपके स्फीयर के ही बनेंगे, फुल्ली डेडिकेटेड टू स्फीयर्स, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चंस आपसे ना मिस हों। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।